नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अदरवाइज एके ब्लॉग पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार 5 वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और मैं ऐसे प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगा कि जो कि 5 वर्ष से लगातार पूछे जा रहे हैं और ये एकदम 90% से लेकर 100% चांस है कि आपके पेपर में आएगा। क्योंकि मैं हमेशा से ये प्रश्न जो है अपने कोचिंग में बच्चों को बताते आ रहा हूँ। अब इस बार मैं YouTube पे इस चीज को अपलोड कर रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 25 फरवरी को जो केमिस्ट्री का पेपर है, किसका? 12th वालों के लिए। तो 12th वालों के लिए जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 25 फरवरी को पड़ रहा है। उस दिन में और आज जो है, आज 21 तारीख है, तो टाइम कम है। इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मैं उतनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा। तो मैं आप लोग को एक समूचे पूरा का पूरा टॉपिक में बता दे रहा हूँ। ऐसे टॉपिक बताऊंगा, केवल मात्र आप इतना कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप इतना कर लेते हैं और ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, आपको भाग 1 और भाग 2 में से कुल मिलाकर आपको 30 से 35 ऐसे टॉपिक देंगे और उस टॉपिक को क्या करना है, आपको केवल डिस्कस करना है। अगर आप उसको डिस्कस कर लिए, आप उसको अच्छे से याद कर लिए, तो अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उस 30 से 35 में से आपका 20-25 प्रश्न फंस जाएंगे और वो एकदम जाकर आप पेपर में अच्छे से लिख भी लेंगे। तो करना क्या है आपको, मैं यहाँ पर बोर्ड पे भाग 1 भाग 2 का जो भी टॉपिक है मैं लिखवाऊंगा और आप उसे लिखकर और उसको क्या करेंगे, लिख लिख के उसको याद करेंगे। ठीक है। इसी तरह मैं आपको हर एक चैप्टर का लिखवाने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर जो आप जानते हैं कि विलयन है, और उसके बाद दूसरा आपका वैद्युत रसायन है, तीसरा आपका रासायनिक बलगतिकी है, चौथा आपका डीएनए ब्लॉक है, पांचवा आपका उसमें आप उप सहसंयोजक यौगिक है। तो ये पहले वाले भाग में से मैं आपको प्रश्न जो टॉपिक है लिखवाते जा रहा हूँ। तो पहला क्या है आपका हेनरी का नियम और उसका अनुप्रयोग। इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है राउल्ट का नियम और उसका अनुप्रयोग। इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देख सकते हैं। परासरण दाब, उसके बाद मोल प्रभाज और पीपीबी। तो इसका जो है आप लोग वीडियो आने वाला समय में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना आपके लिए, ठीक है। तो दूसरे टॉपिक को देखते हैं। देखिए हमारे पास है वैद्युत रसायन, जो कि ये दूसरा चैप्टर है। और इस वैद्युत रसायन में आपको क्या पढ़ना है, कोलराउस का नियम और उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। और दूसरा आपको फैराडे का नियम पढ़ना है। ठीक है। फैराडे में दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इन दोनों को पढ़ना है। दोनों के ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, डिफिनीशन और बस उसका एक छोटा सा सूत्र। उसके बाद आपको क्या देखना है, डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टियर सेल। असल में ये वही सेल है और दोनों जो तीनों नाम है वो एक ही सेल के नाम है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेल है, जिसमें यह सीसा संचायक सेल के नाम में जाना जाता है। तो यहाँ पर डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल और वोल्टियर सेल। असल में ये जो वोल्टियर है, गैल्वेनी है, ये अलग अलग साइंटिस्ट एक ही चीज को डिस्कवर किए, बहुत सारे इस पे संरचना बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके घर में इन्वर्टर वगैरह यूज होता है इन्हीं सेल पे आधारित होता है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं दूसरा हमारा H2O2 ईंधन। H2O2 का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ईंधन, और ये सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। और इस सेल के बारे में पढ़ना और इसका लाभ पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है। आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तो ये आपका रासायनिक बलगतिकी है और आपको पता ही है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो इसमें जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है आपके पास अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। ठीक है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे तरफ से ये रहेगा। ये इंपॉर्टेंट एकदम है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के आणविकता में अंतर। उसके बाद दूसरा आपका है शून्य एवं प्रथम कोटि। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया एक अलग हो गया, उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसका अलग हो गया। एवं मात्रक, भाई मात्रक कई बार पूछा है और खासकर एमसीक्यू यानी जो बहुविकल्पी आता है उसमें कई बार मात्रक पूछ चुका है। तो इसका शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। और आर्हेनियस का समीकरण, देखिए ये तो जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा वो जानता होगा कि आर्हेनियस का समीकरण कितनी बार पूछा गया है। तो आर्हेनियस का समीकरण और उसका निगमन करके जो अंत में सूत्र आता है, उस सूत्र का यहाँ पर क्या करना है, आपको पेपर में दिखाना रहेगा। ठीक है। उसके बाद से एक जो मेरे तरफ से और है, प्रथम कोटि जो है, प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि के आधारित, यानी कि प्रथम कोटि पर आधारित जो आपको प्रश्न है, केवल मात्र 2 प्रश्न तैयार करने हैं। 2 प्रश्न तैयार कीजिएगा जिस वाले में ऐसा करे कि आपको कहे कि कोई अभिक्रिया 30% क्या हो रही है, पूरी हो रही है। ठीक है। तो उसके 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा। खासकर उसमें पूछता है समय के बारे में, यानी के का मान पूछेगा
और उसमें अभिक्रिया को दिया रहेगा। तो यहाँ पर जो 2 प्रश्न अगर तैयार कर लेते तो मैं लिख के देता हूं कि आपके प्रश्न में डाटा चेंज हो सकता है, यानी संख्या चेंज हो सकता है, लेकिन करने का जो तरीका है, जो सूत्र है, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का DRF ब्लॉक यानी चौथा चैप्टर है भाग 1 का। तो इस वाले में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर है क्रोमेट आयन एवं डाई क्रोमेट आयन की संरचना। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम तय है। वैसे अगर आ गया तो तय है, क्योंकि आना तो तय है। उसके बाद से आपका है मैग्नेट आयन एवं पर मैग्नेट आयन। तो आपको पता होगा क्रोमेट जो होता है, डाई क्रोमेट, जो पोटेशियम डाई क्रोमेट आप पढ़ते हैं, उसके बाद मैग्नेट में आप पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ते हैं। तो वो चीजों से ज्यादातर संरचना का पूछा जाता है। ठीक है, बाकी कई बार ऐसा प्रश्न आया है जिसमें आपको क्या है, प्रश्न ये बनता है कि क्रोमेट जो आयन है, डाई क्रोमेट आयन है या पर मैग्नेट है, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, इसके बनाने की विधि पूछता है। ये वाला एक आप लिख लीजिएगा, बनाने की विधि। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रहेगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि, या यहां पर क्या आता है K2Cr2O7, ये क्या है आपके पास, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि भी देख लीजिएगा। उसके बाद से क्या है, लेंथेनाइट संकुचन। भाई साहब ये तो मैं कह रहा हूं, मेरे तरफ से लिख लीजिए 100% आने वाला है, 100%, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन, और बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद से आपके पास क्या रहेगा, डी और एफ ब्लॉक। DF ब्लॉक में आप उसमें पढ़ेंगे क्या क्या गुण है, उस भौतिक गुणों को देखेंगे, जैसे उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय गुण, रंग, है ना। उसके बाद से वैद्युत गुण, उसके बाद से इसके अंदर जो आपका आयनिक संरचना आता है, संकुचन आता है, ठीक है, परमाणुविक संरचना आता है। इन सभी चीजों को देख लेना। तो आप अगर उसमें से 4 तैयार कर लेते हैं तो 2 प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये आपका डी और एफ ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, लास्ट वाला अध्याय है, यानी चैप्टर है, और लास्ट मतलब भाग 1 का, केमिस्ट्री भाग 1 का ये लास्ट है। तो उसमें उप सहसंयोजक यौगिक है, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में जानते हैं। यहाँ पर वर्नर का सिद्धांत है, इसमें 2 सिद्धांत आते हैं। एक आपका आता है प्राथमिक और एक आता है द्वितीयक, यानी प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, और ये उप सहसंयोजक यौगिक के ही अंदर होता है। उप सहसंयोजक यौगिक में जैसे आप देखे होंगे, कोष्टक के अंदर वाला एक हमारे लिगेंड जुड़े होते हैं और कोष्टक के बाहर आयन जुड़े होते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग जो पढ़ते हैं वो इन्हीं दोनों संयोजकताओं से हम लोग सीखते हैं। उसके बाद आता है ज्यामितीय एवं प्रकाशिक संरचना। ज्यामितीय एवं प्रकाशिक जो संरचना होती है वो समयवता से है। समयवता यानी कि आपका आइसोमेरिज्म से। तो आइसोमेरिज्म अगर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि इसमें कई तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, जिसमें आपका ज्यामितीय और प्रकाशिक संरचना होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, किलेट और किलेटीकरण। ठीक है, किलेट और किलेटीकरण, अगर किलेट के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ में आप किलेटीकरण भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, यहाँ पर आपके पास CFT और VBT आता है। CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है, और VBT क्या होता है, तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है। ये बॉन्ड पे आधारित जो सिद्धांत है उस पर बात करता है, जिसपे क्या होगा कि कौन से उसमें ज्यादा प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होगा तो किस तरह की संरचना है उसमें दिखाएगा, कैसा रंग होगा, कैसा चुंबकीय गुण होगा, और अगर वो दुर्बल लिगेंड है तो उसमें कैसा होगा, इसके बारे में आपको देखना है। CFT वाले ही उसी से थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये क्षेत्र भी पैटर्न पे काम करता है। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होता है वो फील्ड जो बांट देता है उसके सिद्धांत पे काम करता है। और यहाँ पर है उभय तंतु। ठीक है, उभय तंतु क्या है, तो ये एक्चुअली में ऐसा लिगेंड होता है कि अगर आपके पास उभय तंतुक है, उसके पास दाता परमाणु 2 होंगे, लेकिन एक बार में केवल 1 देगा। ठीक है, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और इसी से प्रश्न संबंधित होता है, जो आपका होता है द्वितंतु। द्वितंतु के पास दाता परमाणु होते हैं 2, और दोनों ही एक ही बार में कार्य में लेता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही भाग 1 के लिए। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग 2 के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा। तो उसमें जो आपका चैप्टर है, जैसे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, 6ठा नंबर का चैप्टर, और 7वें नंबर का आपका एल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, और उसके बाद अगले वाले में जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके अगले वाले में आपका एमीन से संबंधित है, और उसके जो नाइट्रोजन युक्त अणु है उससे संबंधित है, यौगिक के बारे में, और उसके लास्ट वाला है जैव अणु। तो इस वीडियो में हम लोग जैसे कि ये वाले भाग देखेंगे, तो भाग 1 में, और जो भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, इस पूरे के पूरे प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लिख लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लिख लिख के याद करने से आपकी जो मेमोरी में
उसको स्टोर होने की जो क्षमता होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, वो ज्यादा हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।